नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी नियमित तौर से रीजनिंग की क्लास आ रही है, इसके बाद में गुरुदेव के द्वारा और भी बहुत सी क्लासें आ रही है यूट्यूब के ऊपर। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिनके अंदर, ठीक है, इंडिया जीके पूछा जाएगा। इंडिया जीके के अंदर जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है भारत का भूगोल, उसकी क्लास को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक नई मुहिम है जिसके अंदर हम भारत के भूगोल को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये क्लास साथियों जो आने वाले विद्यार्थी हैं जिनका सीईटी का एग्ज़ाम है, उनके लिए स्पेशल क्लास है। बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होता है भारत का भूगोल, जिन जिन के अंदर पूछा जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी भारत का भूगोल पूछा जाता है, सीईटी का एग्ज़ाम हो गया। और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जिनके अंदर भारत का भूगोल पूछा जाता है। तो आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम रहेगा साथियों भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल शुरू करने से पहले साथियों हम कुछ भारत के भूगोल के बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। भारत के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी पढ़ेंगे, जैसे भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, भारत का विस्तार क्या हो जाएगा, भारत किस गोलार्ध के अंदर है, भारत कहाँ पे स्थित है, विश्व के अंदर देखें तो कहाँ पे है, महाद्वीप के अंदर देखें तो कौन से महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर है, लेकिन एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की स्थिति क्या है, जैसे स्थिति का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस कोने के अंदर भारत है। इन सब के बारे में बेसिक जानकारी आपको मैं दूंगा 3 या 4 क्लास शुरू वाली। इसके बाद में हम सीक्वेंस के अंदर चलेंगे और भारत के भूगोल को पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, आप साथ के साथ समझते जाना, साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाना। तो शुरुआत करेंगे साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की सामान्य जानकारी रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी एक टॉपिक आता है अक्षांश और देशांतर, जिसके अंदर जिसको पढ़ने के बाद में हम क्या देखेंगे, जिसको पढ़ने के बाद में ही हमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा साथियों अक्षांश और देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेना साथियों, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर किसको बोला जाता है, अक्षांश और देशांतर, इन सब के बारे में साथियों आज हम जानकारी लेंगे। अक्षांश और देशांतर देखो, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल ही जीरो लेवल से। ठीक है, और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। देखो, अक्षांश की बात करें साथियों, दो होती हैं, एक तो होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। मैं आपको बता दूं कौन किसको किसको देशांतर बोला जाता है और किसको अक्षांश बोला जाता है। ये उदाहरण के लिए साथियों हमारा है ग्लोब। ग्लोब तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, ये हमारा उदाहरण के लिए क्या है साथियों, ग्लोब। ग्लोब के अंदर आपने देखा होगा कुछ रेखाएं पाई जाती है। एक रेखा तो साथियों इस प्रकार से टेढ़ी रेखा आ जाती है, यानी जिनको आड़ी रेखा बोला जाता है। और एक इस प्रकार से साथियों खड़ी रेखाएं आ जाती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से साथियों खड़ी रेखाएं आ जाती है। दो प्रकार की रेखाएं आपने ग्लोब के अंदर देखी होगी, तो उनको ही अक्षांश और देशांतर बोला जाता है। अभी अक्षांश किसको बोला जाता है और देशांतर किसको बोला जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे, अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। ठीक है, तो देख लेना। सबसे पहले आपने देखा होगा एक रेखा पाई जाती है, जिस रेखा का क्या नाम है साथियों, जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या रेखा, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा पाई जाती है। कौन सी रेखा पाई जाती है, भूमध्य रेखा पाई जाती है, बिल्कुल ग्लोब के बीचों बीच पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको 0 डिग्री की रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री की रेखा भी बोला जाता है। अब ये विषुवत व्रत के नाम से भी जानी जाती है, इसको इसको 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विषुवत व्रत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्या है, 0 डिग्री रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी इसको जाना जाता है। अक्षांश का मतलब ये होता है साथियों, जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं ना, अक्षांश और देशांतर की जितनी भी रेखाएं हैं, ये हमने क्या सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए ली थी कि पृथ्वी के अंदर कौन से देश की स्थिति कहाँ पे है, कौन से देश के अंदर कौन सा तापमान चल रहा है, कौन से देश के अंदर कितना टाइम हो रखा है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची थी। वो ही अक्षांश हैं और वो ही देशांतर हैं। अभी जो खड़ी रेखा है वो तो देशांतर हो जाएंगे हमारे, और जो ऐसे आड़ी रेखा है या ऐसे पड़ी हुई रेखा है उनको क्या बोला जाता है, उनको अक्षांश बोला जाता है। तो ये जो 0 डिग्री है पूरे के पूरे पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटती है, इसको क्या बोला जाता है साथियों, इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी हम
जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में 0 डिग्री के बाद में साथियों यहाँ पे 1 डिग्री आएगी, फिर 2 डिग्री आएगी, फिर 3 डिग्री आएगी, फिर 4 डिग्री आएगी और फिर 5 डिग्री आएगी। ऐसे चलते चलते आगे रेखाएं आएगी। सेम कंडीशन नीचे नीचे है। यहाँ पे अगर 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से नीचे आएगी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री। इस प्रकार से नीचे रेखा और ऊपर रेखा सेम सिचुएशन के अंदर साथियों चलती रहेगी। सेम सिचुएशन के अंदर ये रेखाएं चलती रहती है। ठीक है, तो इससे ऊपर जो एक रेखा आती है साथियों, एक इससे ऊपर रेखा ये आएगी, एक तो ये रेखा आएगी इससे ऊपर यानी भूमध्य रेखा से ऊपर, और एक आएगी भूमध्य रेखा के नीचे, एक आएगी भूमध्य रेखा के नीचे आएगी। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर की रेखा है इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। अभी ये कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है? 23.5 डिग्री अक्षांश के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा साथियों? इसको जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दीजिएगा। और राजस्थान के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप इसका भी उत्तर दीजिएगा। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो 23.5 डिग्री आएगी, वो आएगी कर्क रेखा। 0 डिग्री से साथियों नीचे आएंगे तो ये एक रेखा आएगी जिसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से हम जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साथियों मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। देखो, बिल्कुल बीच वाली विषुवत व्रत के नाम से जानी जाती है, भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखा मतलब कि पृथ्वी को 2 भागों के अंदर बांटती है। इससे ऊपर वाला ये पूरा का पूरा आप एक गोलार्ध समझ सकते हो, आप एक गोलोब समझ सकते हो। ये बीच वाली रेखा आ गई तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। देखो, जब हमने महाद्वीप पढ़े थे ना, तो महाद्वीपों की स्थिति भी हमने किसके अंदर देखी थी? महाद्वीपों की स्थिति भी साथियों हमने देखी थी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो इसी प्रकार से इसका कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध के अंदर, देखो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ये डायग्राम है, ये आप मान लो एक ग्लोब है। इसके अंदर साथियों हम देखेंगे ये भूमध्य रेखा गई, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा तो ये तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साथियों दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दो हिस्से ही होते हैं ना, एक तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और एक हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अभी इसके इस साइड वाला हिस्सा ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा साथियों पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, वैसे तो दो ही होते हैं, लेकिन ये जो दिशाएं होती हैं ना, उनके दिशाओं के नाम से ही पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अभी जो हमारे भारत की स्थिति है ना, भारत यहाँ पे है साथियों। कहाँ पे है? भारत की स्थिति यहाँ पे है पूरी की पूरी। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर पूरा का पूरा हमारा भारत है। अभी भारत की स्थिति पूछ ली जाती है, अभी भारत की स्थिति ग्लोब के अंदर कहाँ पे है? तो भारत एक तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर चला गया। उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो इतना तो कन्फर्म है भी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर चला गया। उत्तरी गोलार्ध के अंदर भारत किस साइड जा रहा है? पूर्व के अंदर जा रहा है, पूर्व की ओर ज्यादा है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति होती है। समझ में आ गई ना बात? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है साथियों? जो कर्क रेखा है, यहाँ पे हमारा भारत है ना, तो ये कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, कैसे कैसे गुजरती है, वो मैं आपको आगे जब हम भारत के बारे में देखेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी साथियों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसको बोलते हैं। इसके बाद में साथियों 23.5 डिग्री के बारे में पता चल गया। 23.5 डिग्री दो जगह पे पाई जाती है, एक तो भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखा होती है उसको 23.5 डिग्री, और एक भूमध्य रेखा के नीचे की रेखा होती है जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भी 23.5 डिग्री होती है। एक रेखा साथियों जो 23.5 डिग्री है, इससे भी ऊपर खींची जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे एक रेखा खींची जाएगी और एक रेखा खींची जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है 66 डिग्री। क्या बोला जाता है साथियों? 66.5 डिग्री रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 66.5 डिग्री रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 66.5 डिग्री होगी, और एक रेखा ये हो जाएगी, इसको भी 66.5 डिग्री के नाम से जाना जाता है। क्या मैं इनके ऊपर अलग अलग
बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो जाए। समझ में आ गई ना बात? 66.5 डिग्री। अभी जो नीचे वाली 66.5 डिग्री है ना, इसको किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे साथियों अंटार्कटिक वृत्त के नाम से या अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानेंगे। अंटार्कटिक रेखा के नाम से, ठीक है। और इसको जानेंगे साथियों आर्कटिक, की मात्रा छोटी लगेगी, सॉरी, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानेंगे। ये चार मुख्य ये अक्षांश पाए जाते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 66.5 डिग्री ही किस दूसरा दिशा अक्षांश हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अभी ये तो इनके बारे में थी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के बारे में पता चल गया। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं साथियों। यहाँ पे लिख लेना भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त, मैंने लिखा नहीं है, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ये मेन प्रकार के अक्षांश हैं जो हमारे ग्लोब के अंदर है। देखो अब ये 0 डिग्री, 0 से ऊपर 1 आएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 के बाद में कभी ना कभी 23 आएगा, फिर 23 आएगा तो कभी ना कभी 66 भी आएगा, फिर 66 आएगा, फिर 0 वापस आ गए, 0 से फिर नीचे आएगा जो 23 डिग्री आएगा, फिर नीचे आएगा तो वो कितना आएगा साथियों? वो आ जाएगा 66 डिग्री। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा फिर 66 डिग्री। अब ये होती कितनी है सर ऐसी ऐसी रेखाएं? तो इनके बारे में पता करना चाहिए था। अभी ये सर ऐसी रेखाएं तो आपने बता दी, लेकिन ये रेखाएं होती कितनी है ये तो बताओ। तो लास्ट वाली रेखा है ना जो सबसे ऊपर वाली, ये हो जाएगी साथियों 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को क्या नाम से जाना जाता है? 90 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और इधर नीचे जो लास्ट वाली हो जाएगी इसको भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनको बोला जाता है साथियों दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अभी देख लेना, इसी रेखाओं के माध्यम से ही हम किसी न किसी देश का तापमान, किसी न किसी देश की जलवायु को समझते हैं। कैसे समझते हैं? वो जब जलवायु आएगी ना तब डिटेल से समझाऊंगा मैं किस प्रकार से किसी न किसी देश की जलवायु, अक्षांशों से ही जलवायु समझी जाती है साथियों। तापमान समझना हो तो अक्षांशों से समझा जाता है, ठीक है। तो इनके बीच अभी देख लेना, ये अंतिम हो जाएगी 90 डिग्री और इधर भी हो जाएगी 90 डिग्री। मतलब क्या समझे? मतलब सर हम ये समझें भी 0 डिग्री से अगर नीचे आएंगे तो 90 रेखाएं तो साथियों नीचे होंगी, और 0 डिग्री के अगर हम ऊपर जाएंगे तो 90 अक्षांश ही ऊपर होंगे, ठीक है। और प्लस एक ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवत वृत्त है इसको गिन लिया जाता है। तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे साथियों? 180, और प्लस एक भूमध्य रेखा हो जाएगी तो ये कितने हो जाएंगे साथियों? 181 कुल अक्षांश हो जाते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांश बराबर 181 दिया जाता है, 180 और 179 भी दिया जाता है, तीनों के तीनों। लेकिन ये तीनों एक साथ अगर ऑप्शन के अंदर हो तो आपको टिक करना है 181। कैसे होगा? भूमध्य रेखा होती है ना जो विषुवत वृत्त होता है, उससे नीचे चलेंगे तो 90 वृत्त नीचे होते हैं, 90 अक्षांश नीचे होते हैं, और 90 इसके क्या हो जाएंगे साथियों? 90 अक्षांश इसके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। 90 और 90 180 और एक ये खुद हो जाएगा, तो इनके बीच तो टोटल रेखाएं कितनी होती है? टोटल अक्षांश होते हैं साथियों 181। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद साथियों अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है साथियों। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक जानकारियां हैं अक्षांशों के बारे में, इतनी जानकारी तो आपको अक्षांशों के बारे में पता होनी ही चाहिए। अभी जो अक्षांशों से जो साथियों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो अक्षांशों की क्या थी साथियों? ये तो अक्षांशों की बिल्कुल ही मैंने आपको बिल्कुल ही पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक तरीके से डायग्राम बना के। अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो देख लेना, अक्षांशों की परिभाषा और अक्षांशों के बारे में और जानकारी, ठीक है। तो अक्षांश की परिभाषा देख लेना, अक्षांश। अभी ये चीजें हैं जो नोट्स बनाने के काम आएंगी। जो पिछला पार्ट था ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था, अभी इन चीजों से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अक्षांश की बात करते हैं तो साथियों अक्षांश की परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर मैं अक्षांश की परिभाषा की बात करूं तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर
पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल तक। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कहा जाता है किसको? पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी के धरातल तक, धरातल के बीच में किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है साथियों? अक्षांश कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है साथियों? लॉन्गिट्यूड के नाम से भी इसको, सॉरी, लैटिट्यूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो आपको टॉपिक लिखना था, इसके बाद में मैं आपको एक चीज और लिखा रहा हूं, ये चीज हो जाएगी साथियों। ये रेखाएं, यह रेखा काल्पनिक रेखा होती है। यह रेखा काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। तीसरी चीज जो अक्षांश के बारे में पता आप लिखोगे, आपको पता होनी चाहिए, वो है किसी देश की स्थिति इन रेखाओं से किसी देश की स्थिति व तापमान के बारे में समझा जाता है, बारे में समझा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट अक्षांशों की बात कर रहा हूं, अभी देशांतर करवाना बाकी है, कहीं देशांतर के अंदर भी इसको मत ऐड कर देना। देशांतर अभी आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गई ना? 4 नंबर जो आपको पॉइंट लिखना है साथियों, वो लिखना है अक्षांश रेखा एक समान होती है। एक समान का मतलब न लंबी न छोटी, पूरा का पूरा ग्लोब है तो ग्लोब के अंदर ही पूरी के पूरी आ जाती हैं, तो इनको एक समान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ग्लोब के अंदर अगर हम कुल अक्षांशों की बात करें, कुल अक्षांशों की संख्या साथियों ग्लोब के अंदर, ग्लोब में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 181 भी कहा जाता है, 180 भी कहा जाता है, और 179 भी। 179 तो नहीं होगा, 181 लिख लेना आप। ज्यादातर किताबों के अंदर 181 है, क्वेश्चन के अंदर भी 181 दिया जाता है। अगर 181 नहीं दिया गया हो तो आपको 180 टिक करना होता है। अगर 180 भी नहीं है तो 179 तो अवश्य ही दिया गया होगा। समझ में आ गई ना बात? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है। और सबसे लंबे अक्षांश की बात करूं तो साथियों, सबसे लंबा अक्षांश, पूरे एक पे सबसे लंबा, सबसे लंबा अक्षांश कौन सा हो जाएगा साथियों? सबसे लंबा अक्षांश हो जाएगा 0 डिग्री वाला। कौन सा? 0 डिग्री वाला, जिसको हम विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री वाला और विषुवत वृत्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट, सबसे छोटा अक्षांश कौन सा होगा? सबसे लंबा तो 0 डिग्री वाला है, सबसे छोटा अक्षांश, सबसे छोटा अक्षांश कौन सा होगा? सबसे छोटा अक्षांश तो वो हो जाएगा साथियों 90 डिग्री वाले होंगे। एक तो हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी, और एक हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे साथियों? दक्षिणी, छोटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे छोटे? तो यहाँ पे देख लेना। अभी सबसे लंबा भूमध्य ग्लोब आपको पता है बीच में से चौड़ा होता है और ऊपर से क्या होता है?
छोटा होता है, तो छोटे हैं ना, ये देखने के अंदर ही छोटे हैं। और सबसे लंबा ये हो जाएगा, सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबा विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अभी इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो एक चीज और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, अभी दो क्रमबद्ध अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो क्रमबद्ध अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, तो वो चीज आप नोट कर लेना, दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, क्या, दो अक्षांशों के मध्य आपको लिखना है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी बराबर आ जाएगा 111 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी साथियों, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी आ जाएगी। ये थी साथियों अक्षांश के बारे में जानकारी। समझ में आ गया। 0 डिग्री विषुवत, फिर 23.5 डिग्री जिसको मकर रेखा कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री कौन सा मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी के अंदर है ना, यहाँ पे देख लेना, 23.5 डिग्री जो उत्तरी के अंदर है उसको तो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, और भारत में से ही कर्क रेखा गुजरती है। भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण के अंदर आ जाएगा उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री आ जाएगा उसको आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, या आर्कटिक और ऊपर वाले को जाना जाता है आर्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री उत्तरी व्रत, सॉरी उत्तरी व्रत हो जाएगा, और ये 90 डिग्री दक्षिणी व्रत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थी अक्षांशों के बारे में जानकारी। अभी इसके बाद में जो साथियों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है देशांतर। कौन सा हो जाएगा, वो टॉपिक है साथियों देशांतर। अभी देशांतर अक्षांश के बारे में समझ, अक्षांश वाला समझ में आ गया होगा। इसके बाद में साथियों हम करते हैं देशांतर के बारे में। क्या करते हैं साथियों, देशांतर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देशांतर किसको बोला जाता है, तो उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो आपको हेडिंग लगानी है साथियों, देशांतर। अक्षांश पढ़ लिया, अभी देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, पढ़ने का वही तरीका, ग्लोब बना के ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बनाना है, क्या बनाना है साथियों, एक सबसे पहले आप बनाओगे ग्लोब। क्या बनाओगे, एक बना लोगे ग्लोब। ठीक है, नहीं ये नहीं बनेगा, इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे बनाते हैं, ये बन जाएगा साथियों हमारा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ग्लोब। अभी इस ग्लोब के अंदर मैं आपको देशांतर बना के बताता हूँ, देशांतर किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं देशांतर। अभी जो एस प्रकार से थे यानी टेढ़े थे, उनको तो क्या बोला जाता था, उनको तो बोला जाता था अक्षांश। अभी देशांतर होते हैं वो साथियों इस प्रकार से होते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को आपस के अंदर जोड़ते हैं। ये रेखाएं इसके अंदर बोर्ड के अंदर दे नहीं रखी थी, इसलिए ये टेढ़ी और सीधी खींची जाएगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनको आप देख लेना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ये रेखाएं खींच रहा हूँ। इनको क्या बोला जाता है साथियों, इनको बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है, और सॉरी इनको बोला जाता है देशांतर। क्या बोला जाता है, ये रेखाएं आपस के अंदर मिलती हैं नीचे जाके, आपस के अंदर इस प्रकार से नीचे जाके ये मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखाएं आपस के अंदर मिलती हैं। ठीक है। अभी इनको क्या बोला जाता है साथियों, इनको बोला जाता है देशांतर। क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। अभी इनमें से एक को 0 डिग्री देशांतर, जीरो यानी एक को 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री देशांतर माना। अभी इस साइड में जाएंगे तो ये साइड कौन सी होती है साथियों, पूर्वी। ठीक है। तो इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में जितने भी देशांतर आएंगे, जितनी भी रेखाएं आएंगी वो आएंगी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इस साइड के अंदर आएंगे तो इस साइड के अंदर आएंगे वो आएंगे साथियों पश्चिमी देशांतर। कौन से आ जाएंगे, पश्चिमी देशांतर आ जाएंगे इस साइड के अंदर। कौन से आ जाएंगे साथियों, पश्चिमी देशांतर इस साइड के अंदर आ जाएंगे। तो उनको तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते थे। भूमध्य रेखा दो पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटती है, लेकिन ये एक हो जाएगा पश्चिमी देशांतर और एक हो जाएगा पूर्वी देशांतर। क्योंकि आपको पता है दिशाओं के बारे में, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, इस प्रकार से इनको हम बांटते हैं। तो समझ में आ गया देशांतर किसको बोला जाता है। तो देशांतर के अंदर साथियों क्या होता है, देशांतर वह होते हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ में जोड़ते हैं। उन रेखाओं को क्या बोला जाता है, उन रेखाओं को देशांतर बोला जाता है। अक्षांश और देशांतर के अंदर पता चल गया ना अंतर क्या होता है। अभी देशांतर के बारे में जो साथियों लिखने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देशांतर के बारे में लिखने वाली चीजें, ये रेखाएं काल्पनिक होती है, देशांतर की परिभाषा सबसे पहले।
देशांतर की परिभाषा लिखोगे, यह रेखा काल्पनिक होती है। यह रेखा काल्पनिक होती है। अक्षांश और देशांतर दोनों के दोनों काल्पनिक है, ठीक है। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, क्या, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है या जोड़ती है, क्या करती है, मिलाती है, उनको क्या बोला जाता है साथियों, उनको देशांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, देशांतर बोला जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्वी देशांतर और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साथियों पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अभी जो देशांतर के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों दो देशांतरों के मध्य की दूरी, कौन सी, दो देशांतर, दो देशांतर के मध्य की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी साथियों, उसके अंदर दो देशांतर के मध्य की दूरी कितनी थी, दो अक्षांशों के मध्य 111, लेकिन इसके अंदर सर्वाधिक दूरी पूछी जाती है तो सर्वाधिक दूरी 111.32 क्या हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर लिख लेना आप, किलोमीटर, ये हो जाएगी इनके दो देशांतर के मध्य की सर्वाधिक दूरी। क्या हो जाएगी साथियों, दो देशांतर के मध्य की सर्वाधिक दूरी। अभी ये सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी, अभी देख लेना, यहाँ पे तो सर्वाधिक दूरी हो जाएगी, लेकिन ये ऊपर या नीचे जाके जब आपस के अंदर रेखाएं आपस के अंदर मिलती हैं तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो जो सर्वाधिक दूरी होती है ना, वो सर्वाधिक दूरी मैंने आपको लिखाई है, वो इनके बीच की दूरी लिखाई है, ना कि यहाँ की दूरी तो बिल्कुल ही न्यूनतम हो जाएगी, ठीक है। और जो सर्वाधिक दूरी यहाँ पे होती है और ऊपर भी आप देखोगे तो दोनों की दोनों रेखाएं आपस के अंदर मिलती है, तो जहां पे रेखाएं मिलेगी वहां पे तो आपको पता है अभी दूरी होगी वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, दूरी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ही कम होगी, ठीक है। ये बात के अंदर यहाँ तक किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। अक्षांश और देशांतर के मध्य दूरी मैंने आपको बता दी, दूरी कहाँ पे कम होती है और कहाँ पे ज्यादा होती है। तो देशांतर और अक्षांश के अंदर अंतर पता चल गया होगा अभी तो, क्या अंतर होता है, ये तो बेसिक सी जानकारी थी। और दूरी कहाँ पे ज्यादा होती है तो मैंने आपको बता दिया, दूरी बीच में ज्यादा होगी और जो ध्रुवों पे दूरी है वो क्या हो जाएगी साथियों, ध्रुवों पे दूरी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो दो देशांतर के मध्य की सर्वाधिक दूरी कितनी हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर या 32 किलोमीटर भी आप इसको बोल सकते हो, वो कहाँ पे होगी, वो मैंने आपको साथियों बता दिया। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट के अंदर लिखोगे दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है। न्यूनतम दूरी कौन सी, न्यूनतम दूरी 0 डिग्री होती है ये साथियों, 0 किलोमीटर होती साथियों, कितनी, 0 किलोमीटर होती है। और ये होती कहाँ पे है 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर हो जाएगी साथियों ध्रुवों पर, कहाँ पे हो जाएगी, ध्रुवों पर हो जाएगी, 0 किलोमीटर ध्रुवों पर। अभी ये ध्रुव का क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, ऊपर में जहाँ पे रेखाएं मिलती हैं उनको क्या बोला जाता है साथियों, ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो साथियों नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट के अंदर पृथ्वी ग्लोब के ऊपर देशांतरों की संख्या, देशांतरों की संख्या, तो ये लिख लेना साथियों 360 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। 360 होगी कैसे, तो वो देख लेना, यहाँ पे एक है जिसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है, तो इधर चलेंगे 0 डिग्री से तो इधर आ जाएंगे साथियों 180, और इधर चलेंगे पश्चिम के अंदर तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 180, इन सब को जोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा साथियों 360। कुल देशांतरों की दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, 360 देशांतर होते हैं पृथ्वी के ऊपर। समझ में आ गई। और अक्षांशों की बात करूं तो अक्षांशों की संख्या कितनी होती है साथियों, अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 180, ओ सॉरी 181,
क्योंकि 90-90 दोनों साइड होंगे, और एक खुद विषुवत वृत्त के जिसको नाम से जानते हैं वो एक उसकी संख्या को भी आपको काउंट करना होता है। तो ये थी साथियों अक्षांश और देशांतर के बारे में बिल्कुल बेसिक सी जानकारी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अक्षांश और देशांतर के अंदर अंतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर के अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है। ये थी साथियों अक्षांश, पता चल गया क्या होता है। 0 डिग्री, 23, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे ऊपर जाओगे सेम कंडीशन नीचे आएगी। ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, ठीक है। इनके बारे में पता चल गया। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से धरातल के बीच किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यह रेखाएं काल्पनिक होती है। इन रेखाओं से किसी देश की स्थिति व तापमान को समझा जाता है। कैसे समझा जाता है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अक्षांश रेखा एक समान होती है, और ग्लोब, अक्षांश रेखाएं एक समान होती है, और ग्लोब में कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। सबसे लंबा अक्षांश 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त होता है, और सबसे छोटा अक्षांश 90 डिग्री, जो ध्रुवों पर होते हैं ना अक्षांश, वो छोटे होते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। ये अक्षांशों से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद में ये देशांतर है, तो देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दो होते हैं। कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180, 360 हो जाएगी, ठीक है। और यह रेखाएं काल्पनिक होती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ में जोड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव को किसके साथ में जोड़ती हैं, दक्षिणी ध्रुव के साथ में जोड़ती हैं। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है साथियों, 111.32 किलोमीटर सर्वाधिक दूरी है। यहाँ पे लिख लेना, ये होती है सर्वाधिक दूरी। क्या हो जाएगी साथियों, सर्वाधिक दूरी हो जाएगी, सर्वाधिक दूरी। दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होगी, वो बीच में होगी जहां पे भूमध्य रेखा पाई जाती है। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी वो ध्रुवों पर होगी, 0 किलोमीटर ही होगी। वहां पे तो आके आपस के अंदर मिल ही जाते हैं, वहां पे तो क्या दूरी होगी। और ग्लोब के अंदर कुल, ग्लोब के ऊपर या कुल अंदर लिख लेना, देशांतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 360 हो जाएगी। तो ये था साथियों हमारा बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक, जिसका नाम था अक्षांश और देशांतर। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये टॉपिक समझ के अंदर आया होगा। अभी जो कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे, तो वो देखेंगे साथियों जो हमारे भारत का टाइम जोन है, जो पृथ्वी का टाइम जोन है, इन अक्षांशों और देशांतरों से किस प्रकार से हम टाइम जोन को समझते हैं, ठीक है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रधान रेखा के बारे में, समय के बारे में हम जानेंगे। समय आपको पता है ना, 5 घंटे 32 मिनट का अंतर या 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आता है ग्रीनविच रेखा से लेके भारत तक पहुंचने के लिए। तो वो कैसे अंतर आता है, उन सब के बारे में जानकारी आपको कल की क्लास के अंदर दी जाएगी। ये क्लास साथियों नियमित रहेगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास नियमित रूप से इस क्लास को फॉलो कीजिए। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास साथियों सफिशिएंट रहेगी, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों कल रात 9 बजे क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।